1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि वो निर्णायक जन संघर्ष था जिसने भारत की आज़ादी का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। कई लोग इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई मानते हैं। तो चलिए आज इसी की कहानी को और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1942 में ऐसा क्या हो गया था जिसने उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी थी। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस पूरे आंदोलन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस माहौल की जो दूसरे विश्व युद्ध ने बनाया था। फिर गांधी जी के उस मशहूर नारे करो या मरो की ताकत को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे ये एक जनता का विद्रोह बना, कैसे ये एक अंडरग्राउंड क्रांति में बदला, और आखिर में इसने हमारी आज़ादी की नींव कैसे रखी। तो चलिए सबसे पहले उस बैकग्राउंड को समझते हैं जिसने इस महा आंदोलन के लिए ज़मीन तैयार की, यानी उस वक्त दुनिया में और भारत में क्या चल रहा था। देखिए बात है 1942 की शुरुआत की। दूसरा विश्व युद्ध अपने पीक पर था और अंग्रेज़ों को युद्ध के लिए भारतीयों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत थी। इसी के लिए मार्च में क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन बात बनी नहीं। अब एक तो ये मिशन फेल हो गया, ऊपर से युद्ध के चलते महंगाई और ज़रूरी चीज़ों की किल्लत से आम जनता में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसे ही माहौल में महात्मा गांधी ने एक ऐसा नारा दिया, एक ऐसा आह्वान किया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमल हो गया। तारीख थी 8 अगस्त 1942 और जगह थी बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। यहीं से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, उसका बिगुल फूका। ये एक तरह से आज़ादी की आखिरी लड़ाई का ऐलान था। इसी मैदान से गांधी जी ने देश को वो मंत्र दिया जिसने सब कुछ बदल दिया, करो या मरो। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये एक अल्टीमेटम था कि अब बहुत हो गया, अब या तो आज़ादी लेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस एक लाइन ने पूरे देश में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि करो या मरो का मतलब हिंसा करना बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान था। गांधी जी ने समाज के हर तबके, सरकारी मुलाजिमों, सैनिकों, स्टूडेंट्स, किसानों, सबके लिए साफ निर्देश दिए थे कि उन्हें इस महासंग्राम में अहिंसक रहते हुए क्या क्या करना है। अब जैसे ही आंदोलन का ऐलान हुआ, ब्रिटिश सरकार तो पूरी तरह से तैयार बैठी थी। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ उसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों को भी नहीं थी। अंग्रेजों का प्लान सीधा था, आंदोलन शुरू होने से पहले ही सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दो। गांधी जी समेत कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सोचा कि लीडर ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, पर उनका ये दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। हुआ ये कि जैसे ही बड़े नेता जेल गए, आंदोलन की कमान संभाल ली देश के आम युवाओं और खासकर स्टूडेंट्स ने। वो स्कूल कॉलेज छोड़कर सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते ये आंदोलन एक लीडरलेस रेवोल्यूशन बन गया जिसे देश के नौजवान चला रहे थे। और इस आंदोलन की असली ताकत थी महिलाएं। अरुणा आसफ अली ऐसी वीरांगनाओं ने तो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा फहराकर आंदोलन को जारी रखा। देश भर में ऐसी अनगिनत महिलाएं थीं जो इस लड़ाई में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेतृत्व कर रही थीं। जब अंग्रेजों ने सड़कों पर हो रहे विरोध को बेरहमी से कुचलना शुरू किया तो आंदोलन रुका नहीं, उसने बस अपना तरीका बदल लिया। अब ये लड़ाई खुलेआम नहीं बल्कि छिपकर एक अंडरग्राउंड क्रांति के तौर पर लड़ी जाने वाली थी। इस अंडरग्राउंड फेज के हीरो थे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता, जो किसी तरह गिरफ्तारी से बच निकले थे। इन लोगों ने छिपकर पूरे देश में आंदोलन की आग को जलाए रखा। इनका मकसद था ब्रिटिश शासन की मशीनरी को ठप कर देना। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जयप्रकाश नारायण का। उनकी कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं। वो हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और फिर उन्होंने बनाया आज़ाद दस्ता। ये एक तरह का गुरिल्ला ग्रुप था जिसका काम ही था सरकारी कामकाज और कम्युनिकेशन में बाधा डालना। अब ऐसे अंडरग्राउंड आंदोलन में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी और ये जिम्मेदारी उठाई उषा मेहता जैसी जांबाज महिला ने। उन्होंने बंबई में एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन शुरू किया। जरा सोचिए, अंग्रेजों की नाक के नीचे से वो पूरे देश तक आंदोलन की खबरें और कांग्रेस के संदेश पहुंचा रही थी। ये रेडियो उस वक्त आंदोलन की लाइफलाइन बन गया था। तो चलिए अब आखिर में इस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला, इसकी विरासत क्या है और इसने हमारी आज़ादी की कहानी पर कितना गहरा असर डाला। देखिए, अगर फौरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था, लेकिन असल कहानी इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में है। इस आंदोलन ने एक बात हमेशा के लिए साफ कर दी कि अब भारत में ब्रिटिश राज के दिन गिने चुने रह गए हैं। 1942 के इस जन विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधा और साफ संदेश दे दिया था। भारतीय लोग अब किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उनकी आज़ादी की इच्छा को अब कोई ताकत नहीं दबा सकती थी। और यही वो दबाव था जिसने वर्ल्ड वॉर II के बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर आखिरकार मजबूर कर दिया। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या एक ऐसा आंदोलन जिसे ऊपरी तौर पर असफल माना गया, वही आज़ादी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है? भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास शायद हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी जो चीज़ सतह पर एक हार नजर आती है, वही असल में जीत की सबसे मजबूत नींव बनती है।